हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका मिंग काल ख़त्म हो चुका था और मिंग काल में मैंने आपको चे स्कूल और वू स्कूल के बारे में भी बता दिया था। तो अब हम नया टॉपिक देखेंगे छिंग काल के बारे में। तो चलिए देखते हैं छिंग काल। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1644 से 1912 के बीच में रहा। मिंग शासकों के उपरांत 1644 ईस्वी में चीन में छिंग शासन आरंभ हो गया। तो अभी आपको बताया है कि छिंग काल के पहले आप लोग मिंग काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब मिंग काल यहाँ पे समाप्त हुआ तो उसके बाद कौन आया? छिंग शासन काल आया। कब आया? 1644। आरंभ में उन्होंने स्वयं को चीनी संस्कृति से पृथक रखने का प्रयत्न किया, किंतु शनय शनय चीन का प्रभाव उनकी स्वयं श्रेष्ठता की मान्यताओं को बदलने लगा और उन्होंने चीनी संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना लिया। तो देखिए, जो छिंग काल के शासक थे वो इस टाइम पे मतलब इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है बुक में सही से कि वो चीन के मूल निवासी थे या नहीं थे, लेकिन ये जो है आरंभ में जो चीनी संस्कृति थी इनकी, उससे थोड़ा दूर रखते थे अपने आप को, थोड़ा उससे अलग रहते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब यहाँ पे वो अपना राज्यकाल करने लग गए तो उन्होंने उन चीज़ों को अपना लिया और ये जो है खुद को धीरे धीरे बदलने लगे और जो चीनी संस्कृति थी उसको पूरी तरीके से इन्होंने अपना लिया धीरे धीरे। तो इसी के साथ साथ राज्य के अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर उन्होंने चीन वासियों को नियुक्त किया। तो अभी आपको बताया कि इसकी कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है कि ये कहाँ के मूल निवासी थे। तो इन्होंने जब संस्कृति को अपना लिया चीन के, तो इन्होंने फिर क्या किया, जब जो भी यहाँ पे लोग थे चीन में उनको धीरे धीरे क्या करने लग गए, जो उनको लगता था जिस काबिल कि इस पोस्ट पे ये ठीक रहेगा, तो उन व्यक्तियों को वहाँ पे वो नियुक्त करने लग गए, मतलब उनको चुनने लग गए। चीनी संस्कृति को अपनाने की होड़ में वे रूढ़वादियों के चुंगल में फंस गए और उन्होंने किसी भी सुधारवादी आंदोलन को प्रोत्साहित नहीं किया। तो ये जो है इतना उन चीज़ों में, उनकी संस्कृति में इतने उलझ गए कि उनको ही अपनाते रह गए, उनकी रूढ़ियों को ही मानने लग गए। तो इन्होंने और अगर उसमें कुछ सुधार होना था तो उसमें सुधार नहीं किया, बल्कि जो चीज़ें चल रही थी उन्हीं को अपना लिया। आगे देखते हैं। संपूर्ण 17वीं तथा 18वीं शती के पूर्वार्ध में यूरोपीय शक्तियाँ चीन का बहुत आदर करती थी। तो जो चीन के बाहर की शक्तियाँ थी, यूरोपीय शक्तियाँ थी, वो 17वीं और 18वीं शती के बीच की हैं। शताब्दी या शती सेम ही चीज़ है आपका। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था 1644 में। तो इन दोनों के बीच में, 17वीं और 18वीं शती के बीच में, यहाँ पे जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उनका भी चीनवासी क्या करते थे, वो आदर करते थे और यूरोपीय जो लोग थे वो भी चीन का आदर करते थे। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। चीनी तथा यूरोपीय संस्कृति परस्पर प्रभावित भी हुई। साहित्यिक परंपरा के कुछ कलाकारों ने पश्चिमी छाया प्रकाश तथा परिप्रेक्ष्य को गंभीरता से समझने का प्रयत्न किया। तो आपको बता देती हूँ कि जो आपने सेकेंड ईयर में हिस्ट्री पढ़ी थी तो वो आपकी छाया प्रकाश थी और परिप्रेक्ष्य प्रधान थी। तो जो उसमें मुख्य चीज़ थी, जैसे आपकी जो भारतीय कला है वो रेखा प्रधान है, लेकिन आपकी जो पाश्चात्य की कला है, जो यूरोपीय कला है, वो आपकी छाया प्रधान है, मतलब शैडो का ध्यान दिया जाता है वहाँ पे, या फिर पर्सपेक्टिव का। ये दोनों प्रधान वहाँ की मानी जाती है कलाएं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे जो चीनी संस्कृति थी, जो यूरोपीय संस्कृति थी, इन दोनों ये दोनों आपस में प्रभावित होने लग गई। और इसी के साथ साथ जो साहित्यिक कलाकार थे चीन के, उन्होंने क्या किया, जो पश्चिम में परिप्रेक्ष्य अपनाया जा रहा था, पर्सपेक्टिव के रूप में जो काम करते थे और जो लाइटिंग और शेडो का काम करते थे, वो चीज़ें भी चीन वाले उसको समझने लग गए थे और अपने काम में उसको प्रयोग में लाने लग गए थे। यह युग कला अथवा राजनीति की दृष्टि से महान नहीं था। तो ये क्या कर रहे थे, ये चीज़ों का अनुकरण कर रहे थे, मतलब जो चीज़ें पहले चल रही थी उनका अनुकरण कर रहे थे। इसीलिए ये जो है इनमें कोई नई चीज़ें नहीं आई हैं और इसीलिए ये राजनीति और कला के युग में ज़्यादा महान नहीं माना जाता है। मंचू शासकों ने, यहाँ मंचू मंच लिखा है तो यहाँ पे मंचू होगा, तो ये आप लोग यहाँ पे मंचू कर लीजिएगा। तो मंचू शासकों ने मिंग परंपराओं को ही आगे बढ़ाया। शासकों में भी कला के प्रति रुचि जागृत हुई। तो अभी आपको पता है कि जो यहाँ के स्थायी निवासी थे
इन्होंने उनको राजनीतिक उसमें शामिल करने लग गए, जो उपाधि थी वहाँ पे। तो मंचू जो शासक थे, इन्होंने क्या किया, जो मिंग के टाइम की चीज़ें चली आ रही थी उन्हीं को आगे बढ़ाया और शासकों में भी कला के प्रति रुचि जागृत हुई। तो मतलब जो दरबारी लोग थे उनमें भी इनके लिए इंटरेस्ट लेने लग गए थे कला के लिए। छिंग दरबार में 2 ईसाई मिशनकारी चित्रकार भी थे। तो जो ईसाई धर्म को लेके काम करते थे वो 2 कलाकार भी थे जो कि छिंग काल के थे। उनसे दरबारी चित्रकार चियाओ पिंग चेन ने परिप्रेक्ष्य के नियम सीखे और उन्हें कृषि संबंधित 46 चित्रों में प्रयुक्त किया। तो जैसे आपको यहाँ बताया कि 2 ईसाई मिशनरी चित्रकार थे जो ईसाई से संबंधित चित्रण करते थे। तो उनसे जो एक यहाँ का दरबारी चित्रकार था चीन का चियाओ पिंग चेन, इसने क्या किया, पर्सपेक्टिव सीखा, उसके जो नियम थे, रूल थे, वो सारी चीज़ें सीख के उसने जो कृषि के चित्र बनाए थे, कृषि से संबंधित उसने 46 के लगभग जो चित्र बनाए, उसमें इस पर्सपेक्टिव का, इस परिप्रेक्ष्य का उसने प्रयोग किया है अपने चित्रों में। उसके शिष्य लेंग मेंग ने पश्चिमी परिप्रेक्ष्य के कुछ नियमों का प्रयोग दरबारी महिलाओं के चित्रों के पृष्ठभूमि में अंकित उद्यानों आदि के वातावरण में किया है। तो आप लोग जैसे सेकेंड ईयर की हिस्ट्री पढ़ रखी है, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जैसे आपकी बड़ी फेमस जो पेंटिंग है मोनालिसा, उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि बैकग्राउंड पे कैसे उन्होंने पर्सपेक्टिव का यूज़ किया था, कैसे उन्होंने लैंडस्केप बनाया हुआ था। और आपको माइकल एंजेलो की सिस्टाइन चैपल में जो उन्होंने बनाई हुई है पेंटिंग्स, राफेल की जो आपकी सिस्टाइन मेडोना बनाई हुई, ये सारी पेंटिंग्स आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो कैसे, किस प्रकार की लाइटिंग, किस प्रकार का पर्सपेक्टिव यूज़ करते थे अपनी कलाओं में। तो उसी प्रकार जब ये जो एक यहाँ पे शिष्य था इनका लेंग मेंग, उसने क्या किया, पश्चिमी परिप्रेक्ष्य को फॉलो किया, उसके कुछ नियमों को प्रयोग किया और एक इसने चित्र बनाया था दरबारी महिला का, उसके बैकग्राउंड में इस परिप्रेक्ष्य का यूज़ किया और उद्यान और वातावरण बनाने के लिए। छिंग काल में चित्रकला अधिकाधिक अकेडमिक होती गई। इस समय के 6 कलाकार महान परंपरागत आचार्य माने गए हैं। तो आपको यहाँ पे 6 महान आचार्य थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बस एक के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि जो आपके 6 महान कलाकार हैं उनके बारे में पर्टिकुलर लिखने के लिए नहीं आता है पर्टिकुलर, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये छिंग शासन काल आएगा, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। तो छिंग काल में जो है एकेडमिक होती गई जो चित्रकला थी इनकी, और यहाँ पे 6 महान कलाकार जिसमें से हम एक के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो उसका नाम था शी थाओ। तो शी थाओ का टाइम पीरियड 1630 से 1707। यह बौद्ध सन्यासी, सुलिपिकार, कवि, कला आलोचक तथा महान चित्रकार था। यह मिंग वंश के संस्थापक शासक के वंश का था। तो ये जो शी थाओ है ये क्या था, इसके बहुत सारे जो है पर्सनालिटी थी। तो देखो ये क्या क्या चीज़ें था। तो एक बौद्ध सन्यासी भी था, ये एक लिखने वाला लेखक कलाकार था, कवि था, और ये कला आलोचक था, मतलब क्रिटिसाइज भी करता था पेंटिंग्स को, और इसके साथ साथ ये एक पेंटर भी था। तो ये जो है मिंग वंश के जो संस्थापक थे, जो शासक थे, उन्हीं के वंश का माना जाता है। तो 14 वर्ष की आयु में ही मिंग शासन के पतन के कारण बौद्ध सन्यासी हो गया था। तो अभी आपको बताया कि जब मिंग खत्म हुआ तभी छिंग स्टार्ट हुआ। तो जब इसका पूरा शासनकाल खत्म हो गया इसके पूर्वज का, तो इसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध सन्यासी बन गया। पत्थरों को एकत्रित करके उद्यान का रूप देना इसका प्रिय शौक था। तो ये इसकी चित्रकारी के साथ साथ ये भी चीज़ें ये करता था कि पत्थरों को इकट्ठा करता था और उससे फिर वो पूरा एक बगीचा उद्यान बनाता था। शी थाओ दीक्षा से बहुत किंतु मन से ताओ था। तो ये क्या करता था, पढ़ाई लिखाई में, मतलब दीक्षा में तो इसका मन लगता ही था, इसके साथ साथ इसके मन में ताओवाद की भावना भी थी। वह परंपरावादी होते हुए भी अनुकृति के विरुद्ध था। उसका सूत्र था एक रेखा, अर्थात एक ही तरीका। तो अभी आपको बताया कि ये लोग अनुकृति तो करते थे, लेकिन करने के बाद भी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को अपनाने के बाद भी ये क्या करता था, अनुकृति के विरुद्ध रहता था, मतलब कॉपी के विरुद्ध रहता था। ये कॉपी मत करो ऐसा कहता था। और क्या मानता था कि मतलब एक ही तरीके में काम करो जो आपको ठीक लगे। किसी भी चित्र के समस्त संयोजन में एक ही प्रकार का प्रवाह, आदि से अंत तक निरंतरता संबंध आवश्यक है। तो वही ये कह रहा है कि अगर आप एक टेक्निक फॉलो कर रहे हो तो उसी से पूरा जो कंपोज कर रहे हो चित्र को, उसी से बना होना चाहिए और उसी के साथ उसको कंटिन्यू करना चाहिए। किसी भी चित्रकार को प्राचीन आचार्यों की पद्धति का ज्ञान तो होना चाहिए, किंतु वही पद्धति सबसे अच्छी है जिसको अब तक प्रयुक्त ना किया गया हो।
तो इसका कहने का मतलब था कि पुरानी चीज़ों को, जो पुराने आचार्य आपके जैसे षडंग का सिद्धांत जीवो ने दिया था, तो उन चीज़ों को फॉलो करो, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी पद्धति है जिसको अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो, वो ये कहता है कि फॉलो तो करो लेकिन अपनी एक नई टेक्निक भी इसके साथ साथ डेवलप करो। फिर सर्वोत्तम मार्ग वही है जो प्राचीनों के मार्ग के अनुसरण का मार्ग नहीं बताता। उसके चित्र के सबसे अधिक संग्रह जापान में है। तो अभी आपको बताया कि ये अनुकरण के विरुद्ध था, अनुकरण के खिलाफ था। तो यही कह रहा है कि सबसे अच्छा मार्ग वो है जो किसी का अनुकरण ना करो आप, मतलब खुद से ही जो है एक टेक्निक डेवलप करो। तो ये बताता था कि अनुसरण का मार्ग नहीं बताता था कि उनको चीज़ों को कॉपी करो आप। तो जो उसके चित्रों का संग्रह है, जो उसके चित्र स्टोर किए गए हैं, वो अधिकतर जो देखने को मिलते हैं जापान में, बल्कि है ये कलाकार चीन का, लेकिन इसकी पेंटिंग्स जापान में संग्रहित हैं। तो आपका ये छिंग काल जो है वो पूरा ख़त्म हुआ और इसका आर्टिस्ट जो है श्री थाओ, ये भी ख़त्म हुआ। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ में आया हो कुछ मिंग काल से संबंधित या छिंग काल से संबंधित कुछ चीज़ें अगर नहीं आपको समझ में आई हो, तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।